हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है दृष्टि आयोग द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए, जो भी प्रैक्टिस सेट्स हैं उनके पीडीएफ जो है आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और कल जो है बहुत से पीडीएफ जो है अपलोड किए गए थे। तो जो लोग वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल पे जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पे जो भी और नए अपडेट चाहते हैं वहाँ पे आप लोगों को उसके बारे में जो जानकारी है वो दे दी जाएगी। उसके साथ टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जो इकोनॉमी और पॉलिटी के सेक्शन हैं उनको जो है कवर करेंगे। तो ये वीडियो आप लोग देखिए और कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग पूरे टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। नॉमिनल जीडीपी वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान कुल आर्थिक उत्पादन का मौद्रिक मूल्य होता है। वास्तविक जीडीपी वर्तमान मूल्य में मूल्यांकित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत पर वर्तमान वर्ष उत्पादों को संदर्भित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत है। पहले की अगर हम बात करें, देखिए जीडीपी की अगर हम बात करें तो एक निश्चित अवधि के भीतर अर्थात एक वित्तीय वर्ष में किसी भी देश की सीमाओं के भीतर अंतिम रूप से उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को उस देश की जीडीपी में काउंट किया जाता है। इसमें यह नहीं देखा जाता है कि उसका जो उत्पादन है किसके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, जैसे बहुत सी ऐसी भी हैं जो विदेशी कंपनियां हैं, बाहरी कंपनियां हैं, वो भी भारत में कार्यरत हैं, उनके द्वारा भी उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये नहीं देखा जाता है कि वो देसी कंपनी है या फिर कोई विदेशी कंपनी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसका उत्पादन हो कहाँ पे रहा है। अगर किसी एक देश की सीमा के भीतर उत्पादन हो रहा है और वो कोई सी भी कंपनी क्यों ना हो, अगर यहाँ पे उत्पादन हो रहा है तो वह जो है उसके अंतिम मूल्य को उस देश की जीडीपी में काउंट किया जाएगा। ठीक, तो पहला आपका सही हो जाएगा। नॉमिनल जीडीपी जो निकाला जाता है वह वर्तमान वर्ष की जो कीमत है और उस दौरान के जो आर्थिक उत्पादन जो मूल्य हैं उसके अकॉर्डिंग जो है निकाला जाता है। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी निकाली जाती है यह आधार वर्ष के आधार पर निकाली जाती है। ठीक है, जैसे जो वास्तविक जीडीपी निकाली जाती है इसमें जो है, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें सेवाएं वर्तमान वर्ष की उत्पादन को संदर्भित करती हैं, या फिर इसे वर्तमान वर्ष की कीमतों पर वर्तमान वर्ष के दौरान जो उत्पादित आर्थिक उत्पादन होता है इसके मूल्य को परिभाषित किया जाता है। लेकिन इसका जो उत्पादन होता है वह आधार वर्ष के आधार पर, जैसे कोई वर्तमान समय में अगर भारत के जीडीपी के आधार वर्ष हम देखें तो 2012 है, इसके अकॉर्डिंग जो है निकाला जाता है, तब जाकर के वास्तविक जीडीपी निकलती है। ठीक है, तो नॉमिनल जीडीपी के बारे में पहला कथन आपका सही हो जाएगा। वास्तविक जीडीपी के बारे में दूसरा कथन जो है यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यह वर्तमान मूल्य नहीं बल्कि आधार वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रयोज्य आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। प्रयोज्य आय के बारे में कौन सा विकल्प सही होगा। व्यक्तिगत आय माइनस कारपोरेट कर, व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, व्यक्तिगत आय माइनस गैर कर भुगतान, या फिर व्यक्तिगत आय माइनस स्थानांतरण भुगतान। इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, जो प्रयोज्य आय होता है वह व्यक्तिगत आय, इसमें जो व्यक्तिगत कर का भुगतान होता है उसको इसमें से माइनस किया जाता है, उसके साथ साथ जो गैर कर भुगतान होता है उसको भी माइनस किया जाता है, तब जाके हमारा प्रयोज्य आय निकलता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। जन योजना या पीपुल्स प्लान को तैयार किया गया था किसके द्वारा। एम एन रॉय द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा, जयप्रकाश नारायण द्वारा, या फिर जॉन मथाई द्वारा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। एम एन रॉय द्वारा जो है जन योजना या पीपुल्स प्लान तैयार किया गया था और इसे 1945 में तैयार किया गया था। ठीक है, 1945 में इसको एम एन रॉय द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। गरीबी हटाओ के उद्देश्य से संबंधित पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम मसौदा है वह किसके द्वारा तैयार किया गया था। अमर्त्य सेन, डीपी धर, सुब्रमण्यम स्वामी, या फिर ए भार्गव। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा डीपी धर। और गरीबी हटाओ जहाँ का जो उद्देश्य था यह जो है, अगर हम बात करें पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जिसका समय 1974 से लेकर के 1979 तक था।
ठीक है, 1979 तक था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, यह गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, जिसका मसौदा तैयार किया गया था डीपी धर द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य तीव्र और अधिक समावेशी विकास था? 7वीं, 9वीं, 11वीं या फिर 12वीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से लेकर के 2012 तक था, 2007 से लेकर के 2012 तक था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, तीव्र और अधिक समावेशी विकास था। तीव्र और अधिक समावेशी विकास इसी का था। ठीक है, जिसका उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता और लैंगिक समानता में कमी लाना। ठीक है, और इसकी जो रूपरेखा है, इसकी अगर रूपरेखा पूछ ले तो रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। रंगराजन द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसमें जो विकास का लक्ष्य रखा गया था वह रखा गया था 9% रखा गया था। लेकिन वास्तविक जो विकास प्राप्त हुआ था, जो वृद्धि हुई थी जीडीपी की, वो 8% हुई थी। ठीक है, तो मतलब जो है अनुमान के अकॉर्डिंग नहीं था, 1% कम था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? डब्ल्यूटीओ की स्थापना मार्केस समझौते के तहत की गई थी। एंगोजी ओकोला इवेला डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभालने वाली दूसरी महिला थी। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। डब्ल्यूटीओ की जो स्थापना है वो मार्केस समझौते के तहत की गई थी और इसे 1994 में मोरक्को के मार्केस में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें, जो एगोंजी ओकोजा इवेला ये जो हैं, यह आपके नाइजीरिया की हैं। ठीक है, और यह जो है अफ्रीकी कॉन्टिनेंट के साथ साथ डब्ल्यूटीओ की प्रमुख बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, याद रखिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप के साथ साथ डब्ल्यूटीओ की अध्यक्षता संभालने वाली पहली महिला थी। और इनकी जो नियुक्ति हुई थी 2021 में हुई थी। इन्होंने 2021 में डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक के रूप में कार्यभार अपना संभाला था और इनका जो कार्यकाल है वह अगस्त 2025 तक रहेगा। अगस्त 2025 तक रहेगा। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? संपत्ति कर, प्रतिभूति लेन देन कर, सीमा शुल्क या फिर कॉरपोरेट टैक्स? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। जो सीमा शुल्क है यह अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क आता है अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत। बाकी संपत्ति शुल्क, प्रतिभूति लेन देन कर और कॉरपोरेट टैक्स यह सभी जो है प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बाकी सीमा शुल्क जो है यह आपका अप्रत्यक्ष अर्थात इनडायरेक्ट टैक्सेस है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकता है, यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए जमा बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसका कौन सा विकल्प सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। सभी विकल्प जो है एनबीएफसी के बारे में सही है। ठीक है, और एनबीएफसी का जो पंजीकरण होता है, एनबीएफसी का जो पंजीकरण है कंपनी अधिनियम 1956 के तहत इसका पंजीकरण किया जाता है। ठीक है, और यह मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं, यह भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं, और यह चेक जारी नहीं कर सकती हैं, इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड नहीं जारी कर सकती हैं। ठीक है, तो सभी विकल्प जो है एनबीएफसी के बारे में सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। आरक्षित नगदी निधि सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसकी गणना निवल मांग और मियादी देयताओं के आधार पर दैनिक रूप से की जाती है। इसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत परिभाषित किया गया है। इसे केवल नगद रूप में रखा जाता है। इसकी कोई न्यूनतम और अधिकतम सीमा नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इसकी अगर हम बात करें, सीआरआर या भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अधिनियम 1934, भारतीय रिजर्व बैंक या आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत जो है इसे इसके अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात इसे सीआरआर जो मेंटेन करना है वो मेंटेन करना होता है किसके तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके तहत जो रखा जाता है वो नगद रूप में रखा जाता है और यह मुख्य रूप से आरबीआई के पास रखा जाता है और इसके बदले आरबीआई बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देती। अर्थात कह सकते हैं कि सीआरआर के रूप में जो पैसे रखे जाते हैं वो इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से बाहर हो जाते हैं।
ठीक है। और इसकी न्यूनतम और अधिकतम सीमा भी नहीं होती है। इसे न्यूनतम सीमा मतलब इसे घटा करके 0 भी किया जा सकता है, 0%, और इसे अधिकतम 100% भी CRR के रूप में रखा जा सकता है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे पहली बार वित्तीय वर्ष 1950 से 51 में जारी किया गया था। यह आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प आपका सही है, दोनों विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है जिसे आमतौर पर बजट के एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है, और इसके जो मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक कार्य विभाग द्वारा इसे तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसे पहली बार जो प्रस्तुत किया गया था 1950 से 51 के बजट के पहले जो है इसे प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, और 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, लेकिन 2022-23 के 1964 तक जो है इसे केंद्रीय बजट, जब बजट पेश होता था उसी के समय आर्थिक सर्वेक्षण को भी पेश किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद जो है बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इन दोनों को अलग कर दिया गया, और बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाने लगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मात्रात्मक सुलभता का संबंध किससे है? व्यक्तिगत आयकर से, तरलता संकट प्रबंधन से, संपत्ति प्रबंधन से, या फिर कार्बन टैक्स से? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तरलता संकट प्रबंधन से। यह केंद्रीय बैंक द्वारा एक अल्पकालिक उपाय होता है तरलता संकट के लिए, और मात्रात्मक सुलभता शब्द की जो अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल किया गया है, यह इकोनॉमी को प्रोत्साहित करने के लिए उसमें जो है मुख्य रूप से जो पारंपरिक उपकरण है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्राथमिक बाजार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? मौजूदा प्रतिभूतियों का कारोबार इस बाजार में किया जाता है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है, यह प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति देता है, प्रतिभूतियों की कीमत बाजार तंत्र द्वारा निर्धारित की जाती है। कौन सा विकल्प प्राथमिक बाजार के बारे में सही है? प्राथमिक बाजार की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही है। प्राथमिक बाजार या प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से नई प्रतिभूति जारी करने की अनुमति देता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI का गठन कब किया गया था? 2002, 2009, 2006, या फिर 2008? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा 2009 में। देखिए, भारत सरकार का यह एक सांविधिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत इसे लागू किया गया था, और 2009 में इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, प्रतिस्पर्धा आयोग अधिनियम 2002 के तहत 2009 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें जो है एक अध्यक्ष 6 सदस्य होते हैं। इसमें एक अध्यक्ष और 6 जो है सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं। और यह आयोग जो है CCI, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसे अप्रैल 2015 में लॉन्च किया गया था। 18 से 40 वर्ष की आयु के वे श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये से कम है इस योजना में शामिल हो सकते हैं। कौन सा विकल्प प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के बारे में सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसमें देखिए 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु के श्रमिक इसमें शामिल हो सकते हैं, और इसमें वे शामिल हो सकते हैं जिनकी जो मासिक आयु है 15,000 रुपये से कम है, और 60 वर्ष के बाद इन्हें जो है प्रति महीने 3,000 रुपये जो है मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होता है। और इसे जो शुरू किया गया था 2015 में नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी। ठीक है, मार्च 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। श्रम सुविधा पोर्टल लॉन्च किया गया था कब? 2011, 16, 19, या फिर 14? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 2014 में श्रम सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। यह जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ रेलवे जोन दिए गए हैं और उसका मुख्यालय दिया गया है। आपको उससे जो है सुमेलित करना है। रेलवे जोन और मुख्यालय दिए गए हैं, उससे आपको सुमेलित करना है। बात करें अगर मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है जबलपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जिन नगरों को जोड़ता है उसमें से सुमेलित नहीं है। इसे आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग और वो जिस नगरों को जोड़ता है वो सुमेलित नहीं है। देखिए इसकी अगर हम बात करें NH2 जो है दिल्ली को कोलकाता से जोड़ता है। NH3 आगरा को मुंबई से जोड़ता है। NH6 की अगर हम बात करें तो यह हजीरा को कोलकाता से जोड़ता है, न कि दिल्ली को मुंबई से। ठीक है, न कि दिल्ली को मुंबई से। तो यही जो है आपका गलत हो जाएगा। NH9 जो है पुणे को जो है मछलीपट्टनम से जोड़ता है। ठीक है, पुणे को मछलीपट्टनम से जोड़ता है NH9। ठीक, और दिल्ली को मुंबई से जो जोड़ता है वह आपका NH8 है। ठीक है, NH8 जो है यह दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व बैंक के समूह का हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय विकास बैंक IDA, निवेश विवादों से निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी ICSID, बहुपक्षीय निवेश गारंटी, और जो आपका MIGA मीगा, और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC। आपको बताना इसमें से कौन सी संस्थाएं जो हैं विश्व बैंक के समूह के अंतर्गत कार्यरत हैं, मतलब कौन जो है विश्व बैंक के अंतर्गत आती हैं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सभी विकल्प आपके सही हैं। ठीक है, ये सभी संस्थाएं जो हैं विश्व बैंक की पार्ट हैं, उसके अंतर्गत आती हैं। विश्व बैंक के सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व की बात करें तो एक बोर्ड गवर्नेंस द्वारा किया जाता है। विश्व बैंक के समूह से भिन्न जो विश्व बैंक समूह में IBRD, IDA, IFC, मीगा और ICSID ये सभी जो है इसके भाग हैं। ठीक है, और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो इसके सदस्यों की संख्या जो है 189 है। 189 है इसके सदस्यों की संख्या। और इसके जो स्थापना किया गया था 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व आर्थिक मंच अर्थात वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसका मुख्यालय कहाँ पे है आपको बताना है। जिनेवा, कोपेनहेगन, बर्लिन या फिर लंदन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और इसका जो स्थापना किया गया था 1971 में इसका स्थापना किया गया था। और यह एक गैर सरकारी या गैर लाभकारी संस्था है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके द्वारा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसके द्वारा कुछ रिपोर्टों का प्रकाशन किया जाता है, वो देख लीजिए इंपॉर्टेंट है। जैसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक IT रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन रिपोर्ट, यह सभी जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किए जाने वाले रिपोर्ट हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। मुख्यालय जिनेवा में है, स्थापना 1971 में हुआ था और यह सभी रिपोर्ट जो है इसके द्वारा जारी किए जाते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह कब मनाया था। जनवरी 2024, फरवरी 2024, दिसंबर 2023 या फिर नवंबर 2023। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, फरवरी 2024 में। और कब से कब तक मनाया गया था। 1 फरवरी से 7 फरवरी तक वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह जो है मनाया गया था। 1 फरवरी से 7 फरवरी 2024 तक वनाग्नि सुरक्षा सप्ताह उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है झांसी, कानपुर, ग्रेटर नोएडा या लखनऊ। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेटर नोएडा में इसका विकास किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित किया जा रहा है जो कैंसर की देखभाल के लिए गामा विकिरण सुविधा सहित या अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसके आसपास होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव संपन्न हुए थे कहाँ पे। इंडोनेशिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में या फिर नेपाल में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया में हुआ था। इंडोनेशिया में, और यह चुनाव जो है फरवरी 2024 में संपन्न कराया गया था। और यह जो है विश्व के सबसे बड़े एक दिवसीय चुनाव जो है संपन्न हुए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा। कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है। महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहार में। बिहार के सारण जिले में कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन 15 फरवरी 2024 को केंद्रीय पोत एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा, जो उसके मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, उद्घाटन किया गया था। ऑप्शन बी है। कहाँ पे है, बिहार में। याद रखिएगा, कालूघाट अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल, ऑप्शन बी। 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है।
इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली कला है। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है दूसरा गलत। पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। इस देखिए 17 फरवरी 2024 को चंडीगढ़ टैगोर थिएटर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है वो गलत है। कठपुतली राजस्थान की छाया कठपुतली है या गलत है? देखिए जैसे कुछ है जो कठपुतली डांस है, ठीक है, या फिर से उसका जो नृत्य महोत्सव है आयोजन होता है और उस राज्य में उसे किस नाम से जाना जाता है। देख लीजिए जैसे आंध्र प्रदेश में इसे तोलू बोमलाटा तोलू बोमलाटा के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश में। असम में इसे पुतुल नाच के नाम से जाना जाता है। बिहार में इसे यमपुरी या छड़ कठपुतली नाच कहा जाता है। कर्नाटक में इसे गोम्ब एट्टा या धागा कठपुतली कहा जाता है। केरल में इसे ओवा जिटगर या दस्ताना कठपुतली कहते हैं। महाराष्ट्र में इसे काला सूत्री बाहुल्य या फिर धागा कठपुतली कहते हैं। ओडिशा की अगर हम बात करें, उड़ीसा में इसे कंधेई नाच या दस्ताना कठपुतली कहते हैं। राजस्थान में इसे कठपुतली धागा कठपुतली कहा जाता है, ठीक है, न कि छाया कठपुतली। छाया कठपुतली नहीं, राजस्थान में इसे कठपुतली या धागा कठपुतली कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पुतला नाच या छड़ या तरेर या सुतेरू पुतलू, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। ठीक, तो सही आंसर आपका ए हो जाएगा, दूसरा गलत है, पहला सही। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसे अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था और इसके तहत लाभार्थी के रूप में जो अनुदत्त राशि है अप्रैल 2024 में इसे बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए 2 अप्रैल 2024 के पहले जो कन्या सुमंगला योजना के तहत जो राशि दी जाती थी, जो पैसे दिए जाते थे, वह 15,000 रुपये दिए जाते थे, ठीक है, लेकिन अप्रैल 2024 के बाद इसे बढ़ा करके 25,000 रुपये कर दिया गया है और इसकी जो शुरुआत हुई थी वह अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, न कि 2017 में। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आरबीएल बैंक, कर्नाटक, नैनीताल या फिर साउथ इंडिया बैंक? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साउथ इंडिया बैंक को बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा देश पहली 5 सितारा ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट लॉन्च करेगा? यमन, इजराइल, सऊदी अरब या फिर मिस्र? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, इसकी शुरुआत की जाएगी। जिसकी अगर हम बात करें, इसकी जो शुरुआत है 2025 में किया जाएगा, ठीक, और इसमें जो है 40 लग्जरी बोगियाँ होंगी जिसमें 82 लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी। उसके साथ साथ इसमें जो है अधिकतम 2 दिनों तक सफ़र किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन जो है, जो 5 सितारा ट्रेन होगी, वह आपके सऊदी अरब द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाल ही में सालहेर और शिवनेरी किले चर्चा में रहे, यह किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में। देखिए भारत ने मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले जो किले हैं उनके एक नेटवर्क जो मराठा परिदृश्य है, इसको 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है, ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए इसे नामांकित किया गया है। अगर शामिल हो जाता है तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कुछ और जो स्थल हैं भारत के वो इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा सालहेर और शिवनेरी किले यह दोनों जो है महाराष्ट्र में है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता था? बारबोरा क्रेजिस्कोवा, क्रिनवेक झेंग, दीपिका रैना या फिर एरिना सबलेंका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एरिना सबलेंका। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह ऑस्ट्रेलियन ओपन का 112वां संस्करण था और बेलारूस की एरिना सबलेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में चीन की किनवेन झेंग को पराजित करके हरा करके यह खिताब जो है जीत लिया। और इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन मेलबर्न में किया जाता, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में जनवरी 2024 में इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, तमिलनाडु सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तमिलनाडु के युवा कल्याण और खेल विकास मंत्री उदयनिधि स्टॉलिन हैं। इनके द्वारा 12,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में युवाओं को खेल किट प्रदान करने के लिए
क्लैगनार स्पोर्ट किट योजना की शुरुआत की गई है और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो खेल है, खेल के प्रति बच्चों में जागरूकता, रुचि उत्पन्न करना, उसके साथ साथ खेल को प्रमोट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। कहाँ पे? तमिलनाडु सरकार द्वारा, ठीक है। जिसके अंतर्गत जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल है, विद्यालय, उसमें बच्चों को खेल से रिलेटेड जो है, विभिन्न खेलों से रिलेटेड किट दिए जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा। थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह तमिलनाडु में है। तमिलनाडु सरकार ने ईरोड जिले के बरगुड हिल्स में जो आपका थनथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य है, इसको अभयारण्य घोषित करने की बात की गई है, ठीक है। इसको अभयारण्य घोषित किया गया है और यह संरक्षित वन का जो विस्तार है, नीलगिरी वन्यजीव अभयारण्य और कावेरी नदी के दक्षिण जो वन्यजीव अभयारण्य है, इनको एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और यह जो है, इसे जो वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने के बाद यह तमिलनाडु राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या था? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक या भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें अगर हम बात करें, भारत 93वें नंबर पे था। 93वें नंबर पे था। इसमें टोटल जो है 180 देशों को रैंक दिया गया था, जिसमें भारत जो है 93वें नंबर पे था, ठीक है। सही आंसर है ऑप्शन डी। विश्व कुष्ठ रोग दिवस 2024 की थीम क्या थी? वीट लेप्रोसी, एडिंग डिस्क्रिमिनेशन, स्टिग्मा एंड प्रेजुडिस, यूनाइटेड फॉर डिग्निटी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बीट लेप्रोसी। बीट लेप्रोसी मनाया कब गया था? 30 जनवरी 2024 को विश्व कुष्ठ रोग दिवस के रूप में जो है, विश्व कुष्ठ दिवस 2024 के रूप में मनाया गया था, जिसकी थीम थी बीट लेप्रोसी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है। फरवरी 2024 में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, गोवा में या फिर गुजरात में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हाल ही में सी केयर्स पे पोर्टल लॉन्च किया गया है, यह चर्चा में था। यह किससे संबंधित है? पेट्रोलियम, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, कोयला या फिर कृषि मंत्रालय या कृषि क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो संबंध है कोयला क्षेत्र से है, कोयला क्षेत्र से इसका संबंध है। देखिए, हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन द्वारा जो है एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो मुख्य रूप से कोयला क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नीतीश उपकरण लॉन्च किया गया? हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर ये क्वेश्चन ना पता हो तो तुक्का लगा सकते हैं। नीतीश और वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो इससे जो है रिलेट करके इसको आप लगा सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इंडिया एनर्जी वीक IEW 2024 आयोजित किया गया था कहाँ पे? द इंडियन एनर्जी वीक का आयोजन कहाँ पे हुआ था? पुणे, हैदराबाद, गोवा या फिर चेन्नई। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, गोवा में हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री ने गोवा में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का उद्घाटन किया और इसका जो आयोजन है 6 से लेकर के 9 फरवरी के बीच में किया गया था। 6 से लेकर के 9 फरवरी के बीच में किया गया था। सही आंसर ऑप्शन सी। माँ कामाख्या दिव्य परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा या फिर असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम में। असम के गुवाहाटी में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित कामाख्या मंदिर जो है एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा, यह असम के गुवाहाटी में जो नीलांचल पहाड़ी है वहाँ पर यह मंदिर स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करें, यह हाल ही में चर्चा में क्यों था? क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पे दिव्य परियोजना माँ कामाख्या कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी, ठीक है। एक कॉरिडोर विकसित करने की आधारशिला रखी गई थी, जिस कारण यह चर्चा में था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सदा तनसीक भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इराक या फिर श्रीलंका। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत और सऊदी अरेबिया के बीच यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका आयोजन किया गया था फरवरी 2024 में और राजस्थान के महाजन फील्ड में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। राजस्थान के महाजन फील्ड में अर्थात भारत में इसका आयोजन हुआ था और भारत और सऊदी अरेबिया के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। सदा तनसीक, यह नया है, याद रखिएगा, सदा तनसीक। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था? भारत रत्न पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया था?
कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर या फिर लाल कृष्ण आडवाणी। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन सभी लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी और पुरस्कार प्रदान किए जाने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद अर्थात प्रमाण पत्र और एक पदक जो है दिया जाता है। ऑप्शन डी। हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई निम्नलिखित में से किस देश में लॉन्च किया गया? श्रीलंका, मॉरिशस, मिस्र या फिर ए और बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी। कहाँ कहाँ पे? श्रीलंका और मॉरिशस में। ठीक है, यूपीआई जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, इसे लॉन्च किया गया था। और यह मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? या अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत जो है यह एक भुगतान प्रणाली है। और भारत में एनपीसीआई द्वारा यूपीआई की शुरुआत कब की गई थी? 2016 में। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाल ही में पुरुलिया छऊ लोक नृत्य चर्चा में रहा। यह किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल या फिर असम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यह केरल से संबंधित है, केरल से। पुरुलिया छऊ केरल का एक लोक नृत्य है और यह जनजाति और पारंपरिक जड़ों वाली एक अर्धशास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति पूर्वी भारत में हुई है। और इसमें धार्मिक विषयों के साथ साथ जो कलाबाजी है, मार्शल आर्ट है, इसका प्रदर्शन भी किया जाता है। ठीक है, और 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था। याद रखिएगा, यह जो पुरुलिया छऊ नृत्य है, यूनेस्को के मानवता की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत प्रतिनिधि मतलब सूची है, उसमें इसे शामिल किया गया है। ठीक है, कब किया गया था? 2010 में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीता था? अश्विनी पोनप्पा, ज्वाला गुट्टा, पीवी सिंधु, अनमोल खराब। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु और अनमोल खराब द्वारा जीता गया था। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024, इसमें एक स्वर्ण पदक पीवी सिंधु और अनमोल खरब ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में जीता, जिसका आयोजन जो है 13 से लेकर के 18 फरवरी के बीच मलेशिया में किया गया था। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? मलेशिया में, ये भी याद रखिएगा। और पीवी सिंधु और अनमोल खराब की जोड़ी ने एक स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, गोल्ड जीता था और हुआ था यह मलेशिया में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश ने गवर्नमेंट टेक पुरस्कार 2024 जीता है? गॉवटेक पुरस्कार 2024 किस देश द्वारा जीता गया है? भारत, नेपाल, श्रीलंका या फिर थाईलैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत द्वारा यह पुरस्कार जीता गया है। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में एआई संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए 9वां जो गवर्नमेंट टेक पुरस्कार है वह जीता है। सही आंसर है ऑप्शन ए। 67वां अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट AIPDM उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया गया था? वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ या फिर प्रयागराज। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में फरवरी 2024 में इसका आयोजन किया गया था। और इसकी अगर हम बात करें, AIPDM की मेज़बानी में इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राज्य परिभाषा के अंतर्गत आता है? राज्य की परिभाषा के अंतर्गत कौन कौन आता है ये आपको बताना है। केंद्र और राज्यों की विधायी अंग, सभी स्थानीय प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, गैर सांविधिक प्राधिकरण। कूट के हिसाब से बताइए सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, राज्य शब्द की अगर हम बात करें, इसका जो प्रयोग है मौलिक अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 के प्रयोजन में, मतलब ये यहाँ पे जो है राज्य शब्द को मुख्य रूप से परिभाषित किया गया। ठीक है, भाग 3 जो मौलिक अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। और इसके अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे भारत की जो सरकार है, संसद है, यानी केंद्र सरकार के जो कार्यकारी और विधायी अंग हैं, उसके साथ राज्य सरकार और उसके विधायी अंग इसके अंतर्गत आएंगे। और राज्य सरकार के कार्यकारी और विधायी अंग भी आएंगे। उसके साथ साथ जो नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, जिला बोर्ड और सुधार ट्रस्ट वगैरह, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। उसके साथ साथ जो प्राधिकरण वगैरह, ट्रिब्यूनल्स और अर्ध न्यायिक संस्थाएं हैं, गैर सांविधिक संस्थाएं हैं, LIC हो गया, ONGC, सेल, यह सभी जो है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। KT शाह का प्रसिद्ध उद्धरण, एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर ही संभव है,
यह जो कथन है इनके द्वारा किसके संदर्भ में कहा गया था? प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या फिर मौलिक कर्तव्य या फिर मौलिक अधिकार। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, उसके संदर्भ में केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। और इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जो नीति निर्देशक तत्व है वह राज्यों के लिए लागू करना बाध्यकारी नहीं है। न्यायालय ने इसमें प्रावधान क्या किया है कि जो राज्य हैं वह कानून बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने का प्रयास करेंगे और यह जो है इनका कर्तव्य है। ठीक है, मतलब ये है कि राज्यों के ऊपर इसे लागू करना, नीति निर्देशक तत्वों को कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर राज्य चाहे और राज्य के संसाधन अगर हैं तो वह जो है नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में इनके द्वारा कहा गया था कि यह एक ऐसे चेक की भांति है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर निर्भर करता है। वो चेक हमें प्राप्त तो हो गया है लेकिन हम उसे स्वयं ले नहीं सकते हैं, वह बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर बैंक चाहेगा तो देगा, नहीं तो फिर नहीं देगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसकी परिलब्धियों, भत्तियों और विशेष अधिकारों से संबंधित है और इसमें जो है किसका उल्लेख नहीं किया गया है यह बताना है। भारत के राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यसभा के सभापति, भारत के महान्यायवादी। इसका सही आंसर क्या होगा? किसकी परिलब्धियों का उल्लेख जो है भाग 2 अनुसूची 2 में नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के महान्यायवादी का। भारत का जो महान्यायवादी है राष्ट्रपति के प्रासाद पर्यंत पद पर बना रहता है और इसे जो वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और यह वेतन और भत्ते इसके जो है दूसरे अनुसूची पर भारित नहीं होते हैं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं होती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहले हम क्या कह रहे हैं कि इसमें जो है मुख्य न्यायाधीश को छोड़ करके अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति हो रही है तो उस संदर्भ में, उस कंडीशन में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श नहीं करता है, जो कि गलत है। चाहे मुख्य न्यायाधीश हो चाहे फिर हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश हों, उनकी नियुक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति, राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, से परामर्श करता है। ठीक है, उसके बाद ही नियुक्ति होती है। तो पहला आपका गलत हो जाएगा, दूसरा जो है वो सही है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान निरर्थक है कहा गया था? अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32, इसके संदर्भ में भीमराव अंबेडकर द्वारा यह कथन बोला गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय का निम्नलिखित में से कौन सा व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित नहीं है? न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते, प्रशासनिक व्यय, न्यायाधीशों के पेंशन। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनके वेतन एवं भत्ते, कर्मचारियों के वेतन भत्ते और प्रशासनिक व्यय, यह सभी जो है राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के जो पेंशन होते हैं वह केंद्र की संचित निधि पर भारित होते हैं, न कि राज्य की। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो ऐसा तो है नहीं कि बस एक राज्य में काम करते हैं। जैसे 5 साल जो है किसी दूसरे राज्य में काम किए, उनका ट्रांसफ़र कहीं और हो गया, वह किसी और राज्य के जो है मुख्य न्यायाधीश बन गए, तो अगर उनको वेतन तो उस राज्य द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जिस राज्य में वह वर्तमान में कार्यरत रहेंगे। लेकिन जो उनका जो पेंशन होता है वह केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होता है। अगर ये भी राज्य सरकार की संचित निधि पर भारित हो तो कौन सा राज्य उनको पेंशन देगा? क्योंकि काम तो वह एक से अधिक राज्यों में कर चुके हैं, इसलिए राज्यों के बीच इसको लेकर के विवाद ना हो, इसलिए इनके पेंशन जो दिए जाते हैं वो केंद्र की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में जनहित याचिका प्रावधानों के लिए, भारत में जो जनहित याचिका के प्रावधान हैं वो किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका के न्यायशास्त्र से, साउथ अफ्रीका के न्यायशास्त्र से, कनाडा के न्यायशास्त्र या फिर रूस के न्यायशास्त्र से। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, भारत में जो जनहित याचिका है जो PIL है यह अमेरिका के न्यायशास्त्र से लिया गया। ठीक है, अमेरिका के न्यायशास्त्र से। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संसद और राज्य विधानमंडलों में एंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया गया था वर्तमान समय में उसको समाप्त कर दिया गया है। आपको बताना है कि इस संविधान संशोधन द्वारा जो आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को आरक्षण दिया जाता था इसको समाप्त किया गया है।
97वां, 101, 104 या फिर 105? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें, इसमें देखिए इनसे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 331 और अनुच्छेद 333, यह एंग्लो इंडियन से संबंधित है। अनुच्छेद 331 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित करेगा। और अनुच्छेद 333 में क्या प्रावधान किया गया है? इसमें कहा गया है कि राज्यपाल जो है, अगर राज्य में इनका प्रतिनिधित्व अधिकतम या कह सकते हैं कि नहीं है, तो राज्यपाल जो है अधिकतम एक सदस्य को, एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में नामांकित करेगा। ठीक है, तो 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में और 333 के तहत राज्यपाल विधानसभा में, ठीक है, मनोनीत करता था। राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्यों को और राज्यपाल द्वारा 1 सदस्य का मनोनयन होता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया है। और यह लागू कब से हुआ है? यह लागू हुआ है आपका 25 जनवरी 2020 से। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 105वां संविधान संशोधन अगर हम देखें, ये भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। 105वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो इसमें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की जो सूची तैयार करने की शक्ति है यह राज्यों को दे दी गई है। ठीक है, इनकी सूची जो है राज्य जारी कर सकते हैं, इनकी सूची तैयार कर सकते हैं। ठीक है, 105वें संविधान संशोधन में इसका प्रावधान किया गया है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 104वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक दबाव समूह नहीं है? व्यावसायिक समूह, ट्रेड यूनियन, कृषि समूह या फिर स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप? आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात स्वयं सहायता समूह जो है यह दबाव समूह नहीं है। बाकी व्यावसायिक समूह, ट्रेड यूनियन और कृषि समूह यह सभी जो है भारत में कार्यरत दबाव समूह है। ठीक है, और दबाव समूह की अगर हम बात करें, इसमें मुख्य रूप से व्यापारिक समूह हो गए, व्यापार संघ, कृषि समूह, छात्र संघ, व्यावसायिक संघ, धार्मिक संगठन, जाति समूह, जनजातीय संगठन, भाषाई समूह, विचारधारा आधारित समूह, और यह जो है सभी दबाव समूह के अंतर्गत आते हैं। दबाव समूह का तात्पर्य क्या है? जैसे जो व्यावसायिक समूह है यह व्यवसाय से रिलेटेड एक समूह होता है, और सरकार द्वारा अगर व्यावसायिक समूह, जो व्यावसायिक घराने हैं उनसे रिलेटेड कोई ऐसा कानून या फिर कुछ ऐसा प्रावधान किया जाता है जो इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला हो, ठीक है, और इनके व्यवसाय को मतलब चौपट करने वाला हो, तो इस संबंध में जो व्यावसायिक समूह है सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि इसे जो है क्या किया जाए, समाप्त किया। इसका एक अच्छा उदाहरण एग्जाम्पल जो है कृषि समूह देख लीजिए। जैसे कृषि कानून जब लागू हुए थे, तीनों कृषि कानून जब लागू हुए थे, उस समय बहुत से कृषि समूह जो हैं वो आकर उभर करके सामने आ गए थे। ठीक है, और उनके द्वारा विरोध किया गया था कि यह कृषि कानून जो है लागू किए गए हैं उसको वापस लिया जाए, और सरकार को उसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि बहुत से समूह जो है जब सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं तो उनके सरकार के ऊपर अच्छा खासा दबाव बनता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। जो स्वयं सहायता समूह है या कोई दबाव समूह नहीं है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ महिलाओं का संगठन है जो मुख्य रूप से कह सकते हैं कि रोजगार के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे दंड से संबंधित है? अनुच्छेद 13, 20, 21 या फिर 18? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है यह दोहरे दंड की मनाही करता है। ठीक है, अनुच्छेद 20 दोहरे दंड की मनाही करता है। दोहरा दंड जो कि एक कानूनी शब्द है जिसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में। एक विदेशी नागरिक निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का हकदार है? धर्म के आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, धर्म एवं आचरण के प्रसार की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 26 जो है यह भारतीय नागरिक कह रहे विदेशी जो व्यक्ति हैं उसको प्राप्त है। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 यह जो है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जैसे संविधान में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, 30 यह ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम सही सम्मिलित नहीं है? खान अधिनियम 1952, प्रशिक्षु अधिनियम 1961, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 और मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1976। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। जो मर्चेंट शिपिंग अधिनियम है, मर्चेंट शिपिंग अधिनियम आया था
58 में, 1958 में आया था मर्चेंट शिपिंग अधिनियम। तो डी जो है वो गलत हो जाएगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन कब किया गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है वह 1976 में किया गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर ही, इस समिति की सिफारिश पर ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जिसका गठन किया गया था 1976 में, जिसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल का हिस्सा है? राज्य के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के मनोनीत सदस्य, कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, जो राज्य के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या इसमें शामिल होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि से संबंधित है? अनुच्छेद 265 फर्स्ट, 266 फर्स्ट, 267 सब क्लोज फर्स्ट या फिर 268 सब क्लोज फर्स्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 266 सब क्लोज फर्स्ट। इसमें जो है संचित निधि का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसमें संचित निधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 267 सब क्लोज फर्स्ट की बात करें, इसमें आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 267 सब क्लोज 2 की बात करें तो इसमें राज्य की आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया। ठीक, याद रखिएगा, अनुच्छेद 267 सब क्लोज फर्स्ट में केंद्र की आकस्मिकता निधि का उल्लेख है और अनुच्छेद 267 सब क्लोज 2 में राज्य की आकस्मिकता निधि का उल्लेख है। और संचित निधि का उल्लेख 266 सब क्लोज फर्स्ट में किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? प्राक्कलन समिति में सदस्यों की जो संख्या है 30 होती है। कितनी होती है? 30 होती है। और इन सभी सदस्यों का जो चुनाव है कहाँ से होता है? लोकसभा से लिए जाते हैं। सभी सदस्यों को लोकसभा से लिया जाता है और कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म भारतीय संविधान के अनुच्छेद से संबंधित नहीं है? अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 123 जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने से संबंधित। और अनुच्छेद 43 जो है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का उल्लेख करता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करें तो इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में किया गया है। 43 की बात करें तो अनुच्छेद 43 में श्रमिकों के लिए जीवन यापन मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, श्रमिकों के जीवन यापन से संबंधित मजदूरी और जो उनके न्यूनतम वेतन से संबंधित है अनुच्छेद 43। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1986, 87, 88 या फिर 89। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1989 में। 1989 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है 1989 में संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों को कैसे वितरित किया जाए इस पर सिफारिश करता है। और 280 में इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया अनुच्छेद 280 के तहत। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प जो है वित्त आयोग के बारे में सही है। वित्त आयोग के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत के चुनाव आयोग को पहली बार निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया था? 85, 89, 93 या फिर 96। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, 1989 में। 1989 के पहले जो चुनाव आयोग था वह एकल सदस्यीय निकाय था, एकल सदस्यीय निकाय था। लेकिन 1989 के बाद इसे बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, और चुनाव आयोग की बात करें अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना कब की गई थी? परमहंस मंडली की स्थापना 48, 49, 1880 या फिर 85। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1849 में परमहंस मंडली का स्थापना किया गया था। और इसका स्थापना जो है महाराष्ट्र में किया गया था। महाराष्ट्र में इसका स्थापना किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? दादोबा पांडुरंग मेहताजी और दुर्गा राम द्वारा इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1893 में धर्म संसद आयोजित किया गया था कहाँ पे? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम या फिर चाइना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, जिसमें भारत को लेकर के जिसमें विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा, शिकागो में आयोजित हुआ था 1893 में। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। देव समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देव समाज की स्थापना की अगर हम बात करें शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा देव समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1887 में। कहाँ पे किया गया था? लाहौर में।
लाहौर में। ठीक, धर्म सभा जो है, धर्म सभा का स्थापना किया गया था राधाकांत देव द्वारा। धर्म सभा जो है राधाकांत देव द्वारा इसका स्थापना किया गया था और 1830 में किया गया था, 1830 में। और इसका स्थापना जो है मुख्य रूप से जो सामाजिक धार्मिक कुरीतियाँ हैं उसको समाप्त करने के लिए, लड़कियों की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। राधा स्वामी आंदोलन, राधा स्वामी जो आंदोलन है इसकी शुरुआत की गई थी तुलसीराम द्वारा, तुलसीराम द्वारा। और इन्हें शिवदयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, शिवदयाल साहब के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी राधा स्वामी आंदोलन 1861 में। ठीक है, 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अरविपुरम आंदोलन नारायण गुरु द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई थी और इसकी शुरुआत जो की गई थी 1856 में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन ही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत को गढ़ा था? यूम लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लाला लाजपत राय द्वारा सेल्फी जो सुरक्षा वाल्व है इसका सिद्धांत दिया गया था। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत लाला लाजपत राय द्वारा दिया गया था और इन्होंने मुख्य रूप से अपनी एक पत्रिका, अपनी एक पुस्तक अनहैप्पी इंडिया में इसका जिक्र किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। कामागाट अमारू घटना से निम्नलिखित में से किस राज्य में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा मिला था? महाराष्ट्र, असम, बिहार या फिर पंजाब। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पंजाब में। यह क्या थी? यह घटना जो है पंजाब की अस्थिरता प्रदान की थी और यह मुख्य रूप से क्या था कि कामागाटा मारू जहाज, जो कि एक जहाज था जो 370 यात्रियों के लेकर के सिंगापुर से वैंकूवर कनाडा पे पहुंचा था, जहां पर अंग्रेज़ों ने इनको उस देश में कनाडा में जाने से मना कर दिया था, कनाडा सरकार ने, जिसके बाद इन्हें वापस भारत आना पड़ा, जिसके बाद जो है भारत में अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में 20 से 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कलकत्ता में इनका मुठभेड़ हुआ था अंग्रेज़ों से, जिसमें 22 से 25 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कामागाटा मारू प्रकरण जो मुख्य रूप से कब हुआ था? 1914 में। ऑप्शन डी हो जाएगा। तारीख़ फरिश्ता की रचना किसके द्वारा की गई थी? तारीख़ फरिश्ता की जो रचना है मोहम्मद कासिम हिंदू शाह द्वारा इसकी रचना की गई थी और इसे जो है फरिश्ता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने होम रूल लीग की शुरुआत की थी? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय या सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी हो जाएगा। वहाबी आंदोलन की नींव किसने रखी थी? सैयद अहमद, अब्दुल वहाब, शाह वलीउल्लाह या फिर अब्दुल गफ्फार। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। सैयद अहमद बरेलवी द्वारा वहाबी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। कुछ है इसमें अब विद्रोह के हुआ है और उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जो हैं उसे सम्मिलित करना है। बात करें टिट्टू मीर, टिट्टू मीर जो है इनके द्वारा नरकेल बेरिया विद्रोह का नेतृत्व किया गया था और हुआ कब था? यह 1782 में हुआ था। ठीक है, 1782 में। और जो आपका पागलपंथी विद्रोह है, पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किया था करम शाह ने, करम शाह द्वारा किया गया था। और उसके बाद है आपका खोड़ विद्रोह, खोड़ विद्रोह जो 1837 से लेकर के 1856 तक यह चलता रहा और इसका जो नेतृत्व किया गया था चक्र बिशोई द्वारा किया गया था। ठीक है, चक्र बिशोई द्वारा खोड़ विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। और टामासोरा जो विद्रोह है इसका नेतृत्व किया गया था कोया, टामासोरा जो है इन्होंने कोया विद्रोह का नेतृत्व किया था और यह जो है 1803 से लेकर के 1862 तक जो है समय समय पर होता रहा और कहाँ पे हुआ था? आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 2 3 4। ऑप्शन नहीं हो जाएगा 1 2 3 4। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? रमाबाई रनाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। पंडित रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। दोनों विकल्प जो है सही हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, दोनों विकल्प जो है सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी द्वारा इसका जो गठन किया गया था। ठीक है, और कब किया गया था इसकी अगर हम बात करें, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया था। ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की जो स्थापना है जोनाथन डक्कन ने किया था। जोनाथन डक्कन ने कब किया था? 1791 में,
1791 में, ऑप्शन ए। रैले आयोग का गठन कब किया गया था? 1893, 1900, 1902 या फिर 1911? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1902 में। रैले आयोग जो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को छोड़ करके जो विश्वविद्यालयी शिक्षा है इसमें सुधार के लिए जो है रैले आयोग का गठन किया गया था 2002 में, और 2002 कह रहे हैं 1902 में, और 1904 में इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके बाद 1904 में जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम है उसे लागू किया गया था। ठीक है, गठन हुआ था 1902 में और अपनी रिपोर्ट दी थी 1904 में, और इसी के बाद जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लागू हुआ। ऑप्शन सी। मोपला विद्रोह के बारे में कौन सा विकल्प सही है? मोपला मलाबार क्षेत्र में रहने वाले हिंदू काश्तकार थे, जहां अधिकांश जमींदार मुस्लिम थे। मोपला काश्तकारों को काश्तकार जमींदार संबंधों को विनियमित करने वाले सरकारी कानून के लिए स्थानीय कांग्रेस निकाय की मांग में विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही है? कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत है। मोपला अगर हम बात करें मालाबार केरल वाले क्षेत्र में, यह जो हिंदू काश्तकार नहीं मुस्लिम काश्तकार थे और जो जमींदार थे वह हिंदू थे। ठीक है, और जिसका जातिवाद को लेकर के यह विद्रोह जो बहुत ज़्यादा व्यापक स्तर पर भड़क गया था, जिसका जो नेतृत्व करने क्या कह सकते हैं कि इसको समाप्त कराने के लिए, और यहाँ पे महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे मोपला का दौरा किया था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस काल को ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाता है? जो ताम्र युग है इसको ताम्रपाषाण युग के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा कादिर द्वीप पर अवस्थित है और यह किस राज्य में है? धौलावीरा की अगर हम बात करें यह आपके गुजरात में है और गुजरात के कादिर द्वीप पर स्थित है धौलावीरा। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक प्राचीन स्थल बसाढ़ किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? इसका सही आंसर है ऑप्शन बसाढ़ की अगर हम बात करें, या राजस्थान में है। बसाढ़ राजस्थान में है, राजस्थान नहीं यार, बसाढ़ की अगर हम, बसाढ़ जो है बिहार में। ठीक है, बिहार में है। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है उसके आसपास वाले क्षेत्र में इसकी खोज की गई है। ठीक है, बिहार में है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान दक्षिणी उड़ीसा में किस राजवंश को प्रमुखता मिली थी? काकतीय, माथरस, वशिष्ठ या फिर बी और सी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी, माथरस और वशिष्ठ को। कब? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दक्षिणी उड़ीसा में। ठीक है, माथरस और वशिष्ठ, ऑप्शन डी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के किस क्षेत्र में आनंद से संबंधित वंश के शासन का प्रमाण मिला है? पश्चिमी दक्कन, उत्तरी केरल, पूर्वी दक्कन या फिर दक्षिणी तटीय क्षेत्र? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पूर्वी दक्कन वाले क्षेत्र में। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य गुप्त राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालता है? इलाहाबाद का प्रशस्ति, भीतरी स्तंभलेख, सारनाथ शिलालेख या फिर ए और बी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी, इलाहाबाद का प्रशस्ति और भीतरी स्तंभलेख। इसके द्वारा जो है गुप्त राजनीति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता का उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में किस देवता का उल्लेख किया गया है? विष्णु, शिव, जिनेंद्र या फिर ब्रह्मा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेंद्र का। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें कर्नाटक के जैन धर्म में इसका प्रमुख जो है पुलकेशिन द्वितीय के एहोल शिलालेख से इसकी जानकारी मिलती है, और इसमें जो है जिनेंद्र के आवाहन से जो मंत्रों का उच्चारण होता था, जो पूजा होती थी, जिनेंद्र के आवाहन से शुरुआत होती थी। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। और पुलकेशिन द्वितीय का जो एहोल अभिलेख है इसका निर्माण जो है, यह लेख लिखने का कार्य जो है यह जो है रवि कीर्ति को जाता है, रवि कीर्ति को। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1469 से लेकर के 74 के दौरान कौन सा यात्री बीदर के व्यापार के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है? वास्को डी गामा, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फिर निकितिन? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, निकितिन। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, निकितिन। और यह जो है रूस का नागरिक था जो 1469 से लेकर के 74 के बीच विजयनगर के संदर्भ में, मतलब जो दक्षिण भारत में विजयनगर के अंतर्गत जो बीदर आता था वहाँ का भ्रमण किया था, और वहाँ की अंतर्दृष्टि मतलब वहाँ के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। विजयनगर में राजनीतिक संगठन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नायकर प्रणाली, अष्टप्रधान, सप्तांग या फिर संघी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नायकर प्रणाली। ऑप्शन ए हो जाएगा, नायकर प्रणाली। 1327 से 28 में देवगिरी के संबंध में मोहम्मद तुगलक के निर्णय का उद्देश्य क्या था? एक सैन्य चौकी, व्यापार संबंधों को बढ़ाना, दूसरा प्रशासनिक केंद्र या फिर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा प्रशासनिक केंद्र। ठीक है, दूसरा प्रशासनिक केंद्र, ऑप्शन सी हो जाएगा।
मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया गया था, जिसे देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है। जिसके बाद इसका बहुत बड़े स्तर पे वहाँ के जो लोग रहते थे उन्होंने विरोध किया था, जिसके बाद पुनः इसको इस योजना को त्यागना पड़ा था। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संत ने ज्ञानेश्वरी और अभंग लिख करके महाराष्ट्र में भक्ति विचारधारा का सूत्रपात किया था? तुकाराम, नामदेव, एकनाथ या फिर ज्ञानेश्वर? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ज्ञानेश्वर। ऑप्शन डी हो जाएगा। एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट किलिमंजारो, माउंट टूबकल, माउंट एकांकागुआ या फिर माउंट स्टैनली? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एटलस की 100 चोटी है माउंट टूबकल। ऑप्शन बी हो जाएगा। वह नदी जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वह लिम्पोपो नदी है। लिम्पोपो मकर रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुनिश्चित करना। कुछ जनजाति दिए गए हैं और देश दिया गया है। बात करें मसाई जनजाति जो है मुख्य रूप से केन्या में पाई जाती है। और उसके बाद आपका हौसा जनजाति जो है नाइजीरिया में पाई जाती है, माओरी न्यूजीलैंड में, और बेडोइन जनजाति अरब वाले क्षेत्र में। सही आंसर हो जाएगा इसका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल संबंधित महासागरीय ठंडी धारा से सुमिलित नहीं है? सहारा मरुस्थल, इसका निर्माण जो हुआ है कनारी धारा के कारण। नामीबिया मरुस्थल का निर्माण बेगुला धारा के कारण। आटाकामा मरुस्थल पेरू धारा। और पैटागोनिया मरुस्थल लेब्राडोर धारा। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, पैटागोनिया मरुस्थल लेब्राडोर धारा। यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर पैटागोनिया मरुस्थल, तो यह ठंडी धारा से संबंधित नहीं है। इसका जो निर्माण है इसलिए हुआ क्योंकि यह एंडीज पर्वतमाला की वृष्टि छाया क्षेत्र में है, जहाँ पे वर्षा नहीं होती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु को उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी सीमांत के रूप में जाना जाता है? चीन प्रकार, ब्रिटिश प्रकार, भूमध्य सागर या फिर लॉरेंटियन? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भूमध्य सागरीय जलवायु को। इस जलवायु को उष्ण शीतोष्ण पश्चिमी जलवायु के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ठंडी स्थानीय पवन है? फॉन, खमसीन, मिस्ट्रल या फिर नॉर्वेस्टर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिस्ट्रल। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगर हम मिस्ट्रल की, तो ये ठंडी हवा है जो आल्प्स और फ्रांस वाले क्षेत्र में चलती है। चिनूक जो है यह गर्म शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत के सहारे चलती है। सिराको गर्म शुष्क हवा है जो सहारा से लेकर के भूमध्य सागर उसके आगे जो है इटली वाले क्षेत्र तक चलती है। और फॉन जो है यह भी गर्म शुष्क हवा है जो आल्प्स पर्वत के आसपास चलती है। खमसीन मिस्र में चलने वाली गर्म पवन है। हरमट्टन जिसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, यह गिनी तट पर चलने वाली गर्म पवन है। ब्लिजार्ड, मिस्ट्रल और बोरा, ब्रिजार्ड हो गया, मिस्ट्रल हो गया, बोरा हो गया, ये तीनों क्या है? ये तीनों ठंडी पवन है। ठीक है, सही आंसर ऑप्शन सी। जोहोर जलड मरमद किन देशों के बीच में है? जोहोर जलड मरमद किन देशों के बीच में है, ये आपको बताना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सिंगापुर या फिर फिलीपींस और मलेशिया? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यह जो है मलेशिया और सिंगापुर के बीच में है जोहोर जलड मरुमद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। प्रियरी घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है? प्रियरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास का मैदान जो है यह अर्जेंटीना में। डाउन्स की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में। पुस्तैज हंगरी में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 4, 1, 2। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से जुड़ता है किसके द्वारा? भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से किसके द्वारा जुड़ता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूमध्य सागर जो अटलांटिक महासागर से जुड़ता है जिब्राल्टर जलड मरुमध्य द्वारा जुड़ता है। ऑप्शन बी। इंद्रावती और प्राणहिता किसकी सहायक नदियां हैं? इंद्रावती और प्राणहिता की सहायक जो है किसकी सहायक नदी है? यह जो है गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्राणहिता। और इसकी अन्य सहायक नदियों की बात करें तो प्रवरा, पूरा, मंजरा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता और उसके साथ साथ इंद्रावती, मनेर, यह सभी जो है इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, और इसका जो उद्गम है महाराष्ट्र के नासिक के पास जो त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसकी जो टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर है। ठीक है, 1465 किलोमीटर लंबी है। ऑप्शन हो जाएगा। यमुना नदी के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? या गंगा नदी के दाहिने तट वाली सहायक नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा और केन इसकी सहायक नदियाँ हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, गंगा नदी जो है, गंगा नदी की दाहिने तट की सहायक नदी है यमुना। गंगा ऐसे प्रवाहित हो रही है तो यमुना जो है इधर से ऐसे जाके मिलती है, दाहिने नगर से प्रवाहित, दाहिनी तरफ से इसे मिलती है, बिल्कुल सही है। और चंबल, सिंध, बेतवा, केन यह यमुना की सहायक नदी है, ये भी सही है। दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नीलकुरिंजी निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में बहुत अधिक मात्रा में उगते हैं? बादीपुर, एराविकुलम, मुकुर्थी या फिर श्री वेंकटेश्वर?
इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में नील कुरुंजी का फूल जो है खिलता है, और यह जो है 12 वर्षों के अंतराल पर यह फूल खिलता है। ठीक है, और यह है कहाँ पे एराविकुलम? यह जो है आपके केरल राज्य के जो इडुक्की जिला है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, माजुली द्वीप, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? जिलेपला सिक्किम, नीति जम्मू कश्मीर, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश और माणा उत्तराखंड। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति दर्रा जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नीति हो गया, माना हो गया, दोनों उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी सुरंग एशिया की सबसे लंबी द्विमार्गी बाई डायरेक्शनल राजमार्ग है? बनिहाल कांजीगुड़ टनल, जवाहर टनल, नंदनी टनल या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें, या चेनानी नासरी टनल का नाम जो है इसका नाम बदल करके ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया। इसका पहले नाम क्या था? चेनानी नासरी टनल। ठीक है, और यह न केवल भारत बल्कि एशिया का सबसे लंबा द्विमार्गी यथा द्विदिशात्मक राजमार्ग अर्थात सुरंग है। इसकी कुल लंबाई जो है 9 किलोमीटर है, याद रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन डी। राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम NAIP चरण फर्स्ट का जो शुभारंभ है कब किया गया था? इसकी शुरुआत जो की गई थी 2019-20 में किया गया था। 2019-20 में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसके जो है एक पार्ट के रूप में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यह उसका एक भाग था। ठीक है, गोकुल मिशन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन GI उत्पाद उत्तर प्रदेश जिला सही सुमेलित नहीं है? काल्पी का हस्तनिर्मित, काल्पी जो है यहाँ का हस्तनिर्मित कागज, महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प, संभल का हॉर्न क्राफ्ट और वाराणसी का गृहसज्जा। कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, वाराणसी का गृहसज्जा यह गलत है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए ढोलक अमरोहा का है जिसे GI टैग प्राप्त है, और होम फर्निशिंग घरेलू साज सज्जा बागपत नगर का, हथकरघा उत्पाद बाराबंकी, हस्तनिर्मित कागज काल्पी, गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, तारकसी मैनपुरी, हॉर्न क्राफ्ट संभल, चिकनकारी लखनऊ, पेठा आगरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? किस घटना के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बारदोली जो सत्याग्रह हुआ था उसके बाद जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है, कब हुआ था? 1928 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है? जोगिनी, नटवारी, बहुरूपिया या फिर सुराही। कौन अवध क्षेत्र का लोक नृत्य नहीं है, यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नटवारी अवध क्षेत्र का नहीं। अवध क्षेत्र के लोक नृत्य की अगर हम बात करें, जोगिनी, बहुरूपिया, ढोढिया, नौआ, झाखड़, डफला और सुराही, यह अवध क्षेत्र का है। मिर्जापुर सोनभद्र का है कर्मा, धारकहरी, कर्मा शैली। पूर्वांचल का नटुआ, धोबिया, नकटौरा और नटवारी। ब्रज का झूला, चारकूल, घड़ा, लठमार, रास, मयूर और रासक डंडा, यह ब्रज क्षेत्र का है। और जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ पे मुख्य रूप से रागिनी और गुजरी। बुंदेलखंड में जवारा, खयाल, कुम्हराई, घोड़ा, सायरा देवी, राई, पाई डंडा और कीर्तन, यह मुख्य रूप से बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, और नटवारी जो है इसी के अंतर्गत आता है। सही आंसर जो है बी। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है? उत्तर प्रदेश का कौन सा ऊर्जा संयंत्र परमाणु आधारित है? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन है नरौरा जो ऊर्जा थर्मल पावर स्टेशन है या नाभिकीय है। ठीक है, बाकी NTPC सिगरौली यह थर्मल कोयला आधारित है। NTPC दादरी यह भी थर्मल कोयला आधारित है। NTPC फिरोजा गांधी ऊंचाहर जो है यह भी कोयला आधारित है। और NTPC टाडा यह भी कोयला आधारित है। सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सिलिका रेत मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, या सिलिका रेत के लिए कौन सा जिला फेमस है? सिलिका रेत के लिए प्रयागराज। ठीक, और फेल्सपार के लिए झांसी। बॉक्साइट के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका बादा। और एंडुलूसाइट और कैल्साइट के लिए मिर्ज़ापुर। सही आंसर हो जाएगा 3-1-2-4 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में 21-22 के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा विकल्प
जो है कृषि क्षेत्र का योगदान जो है एक मतलब 23-24 के संदर्भ में 21-22 में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28%। रबी मौसम 23-24 हेतु गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था एमएसपी था, यह कितना निर्धारित किया गया था? रबी फसल में न्यूनतम समर्थन जो मूल्य था यह निर्धारित किया गया था 2125 रुपये प्रति क्विंटल, ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा आगरा में। आगरा में खोला जाएगा इसका क्षेत्रीय कार्यालय, ठीक है, आगरा में इसका क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाएगा। तो सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का जो मुख्यालय है इसकी अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय जो है लीमा पेरू में है, जिसका स्थापना किया गया था 1971 में, लेकिन जो क्षेत्रीय है वो भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा में खोला जाएगा। दीदी कैफ़े के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इस कैफ़े के संचालन को स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किया जाएगा और इसे सभी सरकारी निजी कार्यालय में खोला जाएगा। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही दूसरा गलत है। सरकारी जो कार्यालय उसमें खोला जाएगा, निजी कार्यालय में नहीं, ठीक है। तो पहला सही है दूसरा गलत। निम्नलिखित में से कौन ओडीओपी उत्तर प्रदेश का एक जिला एक उत्पाद का उद्देश्य नहीं है? स्थानीय शिल्प कौशल का संरक्षण और विकास, आय और स्थानीय रोजगार में वृद्धि, उत्पाद की गुणवत्ता और कौशल विकास में सुधार, या उपरोक्त में से सभी। यह सभी जो है इसके क्या है उद्देश्य हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। दिव्य अयोध्या के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यह पर्यटन पर केंद्रित एक मोबाइल ऐप है और यह प्रमुख जो स्थल है और मठ हैं उन्हां तक पहुंचने में मदद करेगा, ठीक है, मैप के माध्यम से। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक धातु के बारे में सही है? कौन सा कथन एक धातु के बारे में सही है? इसमें चमक होती है, या बहुत कठोर होता है, या बहुत लचीला होता है, या अधातुवर्धनी होता है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह अधातुवर्धनी होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित धातुओं पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कॉपर, सोडियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, इन्हें जो है इनके धात्विक के जो क्रियाशीलता है उसके बढ़ते क्रम में आपको लगाना है, ठीक है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, यह हो जाएगा आपका सबसे पहले कॉपर आ जाएगा, एल्यूमिनियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर सोडियम, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सोल्डर का घटक है? कौन सी धातु सोल्डर का घटक है ये आपको बताना है। टीन, सीसा, जिंक, या फिर ए और बी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी, डी, ए और बी। देखिए पीतल की अगर हम बात करें, पीतल घटक है तांबा और जस्ता का, कासा जो है तांबा और टीन का, सोल्डर सीसा और टीन का, जर्मन सिल्वर इसमें कॉपर, जिंक और निकल की मात्रा मिलाई जाती है, गन मेटल में तांबा, टीन, सीसा और जिंक मिलाया जाता है, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ग्रेफाइट के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? यह चिकना, फिसलदार, नरम और क्रिस्टलीय ठोस है, यह गर्मी और बिजली का अच्छा वाहक है, यह पारदर्शी और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है, यह हीरे की तुलना में अधिक रासायनिक रूप से प्रतिक्रियाशील है। कौन सा विकल्प है इसका गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, यह गलत है, अन्य सभी विकल्प सही हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन्स भी कहा जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जहाँ पर कार्बन परमाणुओं के बीच दोहरे या तिहरे बंधन होते हैं और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दवा हानिकारक सूक्ष्म जीवों को की वृद्धि को रोकती है? एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक, ज्वारनाशक, या फिर सल्फा ड्रग्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एंटीसेप्टिक, ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कवकनाशी का उदाहरण है? कौन कवकनाशी का उदाहरण है? एल्बुमिनियम फॉस्फेट, बोडो मिश्रण, बेंजीप्राम, या फिर एल्बुमिनियम फॉस्फाइड। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बोडो मिश्रण, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रिक्रिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोटॉल्विन, ट्राइनाइट्रोबेंजीन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ट्राइनाइट्रोफिनॉल को प्रिक्रिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि नहीं है? आयतन, ऊर्जा, घनत्व, संवेग। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संवेग। श्यानता के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? यह तरल और गैस दोनों का गुण है। गैसों की श्यानता तरल पदार्थों की तुलना में अधिक होती है। तापमान में वृद्धि के साथ तरल पदार्थों की चिपचिपाहट बढ़ जाती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य से कम होती है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यह तरल और गैस दोनों के गुण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सीन, एडेनिन, साइटोकाइनिन, या फिर जिब्रेलिन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एडेनिन, यह जो है पादप हार्मोन्स नहीं है, ठीक है। बाकी तीनों जो है ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन्स, यह तीनों जो है पादप हार्मोन्स हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में जाइलम का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? जड़ों में, तने और पत्तियों तक पानी पहुँचाना,
एक पौधे के चारों ओर महत्वपूर्ण शर्करा, कार्बन यौगिक और खनिजों को ले जाने के लिए, या फिर प्रजनन में मदद करने के लिए, या परागण में मदद करने के लिए। इसका सही आंसर ऑप्शन ए। तने जड़ से तनों और पत्तियों तक पानी पहुंचाने में मुख्य रूप से जाइलम उपयोगी होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। मेके सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? मेके सिंड्रोम जो होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन, कैल्शियम, विटामिन सी या फिर कॉपर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कॉपर की कमी से होता है मेके सिंड्रोम, ऑप्शन डी हो जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो आरटीपीसीआर है, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है किसका? डीएनए का आरएनए में रूपांतरण होता है। आरएनए का डीएनए में, आरएनए की एक श्रृंखला बनाना या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आरएनए का डीएनए में, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमित करना है। विटामिन ए, इसकी कमी से होता है रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कॉर्पियो, डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है? डाउन सिंड्रोम जो होता है वह अतिरिक्त गुणसूत्र, जो 21वां अतिरिक्त गुणसूत्र होता है, इसके कारण डाउन सिंड्रोम होता है, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, लीवर, ऑप्शन ए। विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2023 रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? विश्व में खाद्य की स्थिति और सुरक्षा रिपोर्ट के समय जो रिपोर्ट प्रकाशित होता है किसके द्वारा होता है? इसका प्रकाशन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा, ठीक है, FAO द्वारा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2023 का जो नॉर्मल बोरलॉन्ग पुरस्कार है किसको दिया गया था? 2023 का नॉर्मल बोरलॉन्ग पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर स्वाति नायक को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ अनुसंधान संस्थान दिए गए हैं और राज्य दिया गया है। आपको बताना है कि कौन जो है कहाँ पे स्थित है, उससे आपको सुमेलित करना है, ठीक है, उससे सुमेलित करना है। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान की बात करें, यह जो है जोधपुर में है, ठीक है। केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यह जो है करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है यह नागपुर में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 2। तावल्लोह पुआन वस्त्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? इसका जो संबंध है वह मिजोरम से है। कहाँ से? मिजोरम से है, मिजोरम से इसका संबंध है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट GRIHA ग्रीन रेटिंग के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? GRIHA इसको केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और यह डिजाइन मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित एक हरित भवन प्रणाली है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। दूसरा सही है, पहला गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा इसका विकास किया गया है, न कि आवास मंत्रालय। पहला गलत है, दूसरा सही। जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार की शुरुआत कब की गई थी? 8, 9, 11 या फिर 2012? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2011 में इसकी शुरुआत की गई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसल उगाने के साथ साथ पहली फसल का विकास पूरा होने के बाद दूसरी फसल उगाना क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग, पंक्ति इंटर क्रॉपिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग या फिर गली क्रॉपिंग? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसे रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिले क्रॉपिंग कहा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के जैव ईंधन के उत्पादन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? गन्ना, गुड़, पशु वसा या फिर शैवाल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें शैवाल का उपयोग नहीं होता, बाकी गन्ना, गुड़ और पशु वसा इन सभी का उपयोग जो है पहली पीढ़ी के अंतर्गत जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रियो 20 का सम्मेलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 92, 1972, 2012 या फिर 2002? इसका आयोजन कब हुआ था? इसका जो आयोजन किया गया था 2012 में किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 2012 में इसका आयोजन हुआ था, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का हिस्सा है? राष्ट्रीय जल मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन या फिर राष्ट्रीय सौर मिशन? इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी जो है इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत आते हैं। और इसकी अगर हम बात करें 30 जून 2008 को इसे लॉन्च किया गया था, 2008 को इसे लॉन्च किया गया था और इसके अंतर्गत जो है 8 मिशनों को प्राप्त करने की बात की गई थी। और इस 8 मिशन में कौन कौन सी चीज़ हैं? तो देखिए इसमें हम बता रहे हैं राष्ट्रीय सौर मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत आवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये सभी जो है इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक। किगाली संशोधन के बारे में कौन सा विकल्प सही है? किगाली संशोधन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है,
इसका लक्ष्य 2047 तक हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसकी खपत को 80% से कम करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। किगाली समझौता जो है यह एक बाध्यकारी समझौता है, ठीक है। और हुआ कब था? 2016 में, ठीक है। 2016 में किगाली रवांडा में इसे किया गया था, ठीक है। और यह जो है कानूनी रूप से बाध्यकारी है, जिसके अंतर्गत 2047 तक जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रो जो HC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, इसे इसकी 80% खपत को कम करने की बात की गई थी, ठीक है, प्रतिबद्धता जताई गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रॉटरडम अभिसमय के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका उद्देश्य समुद्री पर्यावरण को मानवीय गतिविधियों से बचाना है। इसे 1989 में अपनाया गया था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति से संबंधित है। यह अस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर सम्मेलन है। कौन सा विकल्प जो है इसका, कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी, ठीक। देखिए, इसके अन्य जो कुछ समझौते हैं उसकी अगर हम बात करें, जैसे बेसल समझौता, यह खतरनाक अपशिष्टों को सीमा पार गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। जैसे जो खतरनाक अपशिष्ट हैं एक देश से दूसरे देश में जाकर डंप करना, इसको प्रतिबंधित करता है, ठीक है। बमाको जो अभी समय है, यह अफ्रीका में आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले जो खतरनाक कचरे हैं इन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है, जिसे 1991 में इस पर सहमति व्यक्त की गई थी और 1998 में इसे लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका जो रॉटरडम अभिसमय, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुछ रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचना के बाद जो है निर्यात किया जा सकता है, इसकी बात करता है, और इसे भी 2004 में लागू किया गया था। स्टॉकहोम अभिसमय, यह कार्बन प्रदूषकों को क्या किया गया, कार्बन प्रदूषकों को कम करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया था और इसे भी 2004 में लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पे है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है आपके तेलंगाना में, मुदुमलाई है तमिलनाडु में, और मैलिंग है अरुणाचल प्रदेश में, मानस है असम में, ठीक है। सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, 1, 4, 3, ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 1, 4, 3, ठीक। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब किया गया था? किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का गठन किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1970 या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का जो गठन है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह प्रावधान की संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सम्मिलित उच्च न्यायालय स्थापित कर सकता है। यह जो है किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था? 7वां, 35वां, 42वां या फिर 44वां? इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का स्थापना किया जा सकता है। और 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह भी प्रावधान किया गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए किसी एक व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति का जो उल्लेख है किस अनुच्छेद में किया गया है? 149, 169, 212 या फिर 249? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 169 में, ठीक। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आज वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें कि जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं वो आपके लिए इफेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट है, नहीं है, आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताया करें, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो कैसा है, अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।